गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट टाइम पर हम लोग चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट की कैसे रिक्वायरमेंट थी वो हम पढ़ चुके। आज की क्लास में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब किस तरीके से अलग अलग यूनिट को इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए हमने अलग अलग सिस्टम बनाए। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू आप लोगों के साथ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिएगा क्या हुआ कि स्टूडेंट्स, जैसे अब इसमें एक चीज समझिएगा कि हमारे बीच में जैसे ही दुनिया का ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगी। अब जैसे एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी वो है लैंग्वेज की। अब जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने लगी, लैंग्वेज की। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया में रहता हूं। अब इंडिया में रहने के बाद में मैंने एक सिंपल सी चीज, आप सभी लोग इंडिया में हमने एक नमक, भाई बहुत साधारण सी बात है, नमक पूरी दुनिया खाती है। अब हमने इसका नाम हमने इंडिया वासी के हिसाब से नमक नाम रखा। अब सोचिए, इस तरीके से समझिए कि मैं इंग्लिश जानता ही नहीं, ठीक है। अब मैं नमक अपना लेके गया कि भैया इसका नाम नमक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही मैं इंग्लैंड में गया, अब इंग्लैंड में इसी नमक का नाम था सॉल्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद में मैंने कहा कि मुझे नमक चाहिए, तो नमक चाहिए तो वो समझ, क्या हमारी बात समझ पाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक ही चीज को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो अलग तरीके से समझ रहा है। इसी तरीके से चाइना में गए तो चाइना में जैसे मान लेते हैं कि नमक को चूना बोल रहे या चून बोल रहे, नमक को चून, ठीक है। अब नमक को चून बोल रहे। अब वहां पर गया तो मैंने बोला कि मुझे नमक दे दो, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो एक ऐसी बहुत सारे, सिर्फ इसी के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए अलग अलग चीजें होने लगी। जैसे चीजों को समझिएगा कि जैसे हमने अब यहाँ पर जैसे जब मैं इंडिया में अपनी गाड़ी चला रहा था, तो इंडिया में गाड़ी चला रहा था और इंडिया में गाड़ी चलाने के बाद मैंने यहाँ से पेट्रोल भरवा रहा हूँ। अब पेट्रोल भरवाया 108 रुपये लीटर। अब 108 रुपये लीटर मैंने यहाँ पर पेट्रोल डलवाया, ठीक है। अब 108 रुपये लीटर मैं जब यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहा हूँ और फिर अमेरिका के दोस्त से मेरी बात हुई। अब अमेरिका के दोस्त से बात हुई यार, मैंने उससे पूछा कि तेरे वहाँ पर क्या, तो बोले 70 रुपये बैरल। अरे मैंने $70 प्रति बैरल बोल दिया उसने। अरे अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होने लगा, किस देश में पेट्रोल सस्ता, या फिर मैं कच्चा ऑयल जब लेने गया तो वहां पर रशिया मुझे रुबेल में दे रहा है और अमेरिका मुझे डॉलर में दे रहा है। बोले नहीं, 70 रुपये डॉलर, और वहां का जो रशिया बोल रहा है कि मैं आप लोगों को 50 रुपीज रुबेल में दूंगा। अब लेकिन प्रॉब्लम पता चले कि यार कौन मुझे सस्ता दे रहा है, क्योंकि डॉलर और रुबेल दोनों में अब कन्वर्सेशन अपने को करना आना चाहिए था। इसी तरीके से जब हमारा एविएशन आया, एविएशन इंडस्ट्रीज मतलब एरोप्लेन वगैरह आए। अब जैसे एरोप्लेन आए तो इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। कैसे क्रिएट होने लगी? अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब कुछ 12-13 साल पहले, इंडिया में एक बहुत बड़ा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे एक एक्सीडेंट हो गया था। और वो एक्सीडेंट बाद में जब उसकी खोजबीन हुई तो पता चला कि रशिया वाला जो था, रशिया का जो पायलट था, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाया। बोले कैसे? कि सबसे पहले तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर कर लो, ठीक है। या फिर जैसे फिर से समझिएगा कि रशिया से जब वो प्लेन ला रहा था तो प्लेन लाते समय जब रशिया से, तो वहां से उसको इंस्ट्रक्शन मिला कि आप अपनी स्पीड कर सकते हो 300 किलोमीटर, 300 माइल्स, ठीक है। अब 300 माइल्स, ठीक है, उसने 300 माइल्स अपनी कर ली। लेकिन जैसे ही वो इंडिया के
सरकमफेरेंस या इंडिया के अंदर आया, तो यहां से उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप अपनी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर कर लो। अब वो सोच रहा था माइल पर आवर में और यहां पर किलोमीटर पर आवर में। अब उसने पता चला अपनी स्पीड बढ़ा ली, जबकि 300 किलोमीटर 300 माइल की जो स्पीड होती है वो 400 से कम होती है, 400 से ज़्यादा होती है। अब उसको उसकी स्पीड कम करना थी, लेकिन उसने बढ़ा ली और बढ़ा ली, तो जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होके और सब रायता फैल गया। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो हम लोगों के सामने जैसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने लगे, तो हमको सब के ऊपर एक स्पेशल नाम। तो देखिए फिर क्या हुआ, ये है 1971 की बात। तो 1971 में सारे देशों के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। सारे देशों के साइंटिस्ट एक जगह पे, फ्रांस में जेनेवा नामक एक जगह है, जहां पर सारे साइंटिस्ट, सारे दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और जो इस बात पे एग्री होना चाहते थे कि हम पूरी दुनिया में एक लैंग्वेज बनाएं। अब एक लैंग्वेज बनाएं तो देखिए उसकी जरूरत कैसे पड़ी कि जैसे अब इंडिया में हमको नमक के दो नाम पढ़ाने लगे। एक तो नमक जो हमारा साधारण नाम जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और एक वो जिसका हमने टेक्निकल नाम रखा जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या कहने लगे, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से इंग्लैंड के लोगों को भी दो नाम पढ़ा है, उनका एक सिंपल सॉल्ट और एक इंटरनेशनल नाम जो कि है सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से चीन में भी। अब मैं जैसे ही गया कहां, हाँ, अब मैं इंग्लैंड में गया और मैंने वहां पर कहा कि मुझे नमक दे दो, वो नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन अगर मैं उससे कहूंगा कि मुझे सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो उसने भी तो सोडियम क्लोराइड पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब कन्वर्सेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो एक ऐसी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़ी। यूनिट में भी इसी तरीके से इंटरनेशनल की जरूरत पड़ गई हम लोगों को। ठीक है, तो अब सारे देशों के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और सारे देशों के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और इस बात पे एग्री हुए। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1971 में। 1971 में फ्रांस के जेनेवा नामक गांव में ये मीटिंग सबसे पहली हुई थी। ठीक है, जिसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नाम दिया था। क्या, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अच्छा, अब जैसे ये दिया था तो सोचिए, एक इमेजिन कीजिए कि यहां पर क्या हुआ है कि उस समय पर, ठीक है, मान लेते हैं कि 50 लोगों के देशों के रिप्रेजेंटेटर आए। अब 50 लोगों के देशों के रिप्रेजेंटेटर आए और हम सब बोले 50 के 50 मिलकर एक नई यूनिट बनाए, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो इन सभी साइंटिस्टों ने क्या सोचा, इन सभी साइंटिस्टों ने सोचा कि यार एक काम करो ना, तुम तुम्हारे देश की यूनिट बताओ, तुम तुम्हारे देश की यूनिट बताओ, तुम तुम्हारे देश की यूनिट बताओ, तुम सब अपने अपने देश की यूनिट बताओ, उसकी खासियत बताओ और हम उसकी बुराइयां निकालेंगे। और जिसकी यूनिट सबसे अच्छी होगी, जिस देश की यूनिट सबसे अच्छी होगी, उसी को हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल मान्यता दे देंगे। मतलब नई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी को हम इंटरनेशनल मान्यता दे देंगे। समझ में आया? फिर से 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट ऑन मेजरमेंट, एक मेजरमेंट की मीटिंग हुई जिसमें पूरे दुनिया में एक इंटरनेशनल यूनिट बनाने की बात हुई। और एक इंटरनेशनल यूनिट बनाने का उन्होंने क्या तरीका निकाला कि सारे 50 देशों से अपनी अपनी यूनिट पूछी और उनकी खासियतों को देखते हुए, उनकी खासियतें देखेंगे और जो यूनिट सबसे अच्छी लगेगी उसे इंटरनेशनल मान्यता दे देंगे। तब उन 50 देशों में से 3 देश ऐसे थे जिनकी यूनिट सबसे अच्छी, 3 चॉइस निकली हमारे पास में। और अब उन 3 चॉइसेस को पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम पढ़ा जिसे हमने कहा CGS सिस्टम। ये वाला सबसे पहला निकला, कौन सा, CGS सिस्टम। अच्छा सर, CGS सिस्टम मतलब किस तरीके से? तो इन्होंने क्या बोला कि लेंथ को आप किससे मेजर करोगे, सेंटीमीटर से। मास को जब भी मेजर करने की बात होगी तो हम ग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करने की बात होगी तो सेकंड में मेजर करेंगे। बोले बहुत बढ़िया। तो CGS सिस्टम, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम, यानी जहां पर जो मीटिंग चल रही थी वहीं का सिस्टम लिया गया, फ्रेंच सिस्टम। दिस सिस्टम length is measured by centimeter, mass is measured by gram and time is measured by second, और this system is a metric system।
अब यहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड आया कि सबसे पहली बात तो ये सिस्टम को लिया गया और फिर इसे सोचा गया इसे मान्यता दे नहीं दे, ठीक है। अब इसे इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली, इसका रीजन समझते चाहिएगा। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये यूनिट कैसी थी, बड़ी स्मॉल, बड़ी छोटी यूनिट थी, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम, ये बड़ी छोटी यूनिट थी। छोटी यूनिट कैसे कि सबसे पहले हम हमारी यूनिट को ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समझे ही समझे, साथ ही साथ में अनपढ़ व्यक्ति भी समझे। जो पढ़ा लिखा नहीं है जब हम हमारे देश में चलाएं तो हमारे देश में या देश में ऐसी क्वांटिटी होना चाहिए जिसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ पाए और इजीली समझ पाए। अब देखिए, अगर अपन सेंटीमीटर से मेजरमेंट करने लग जाते या मास का ग्राम से मेजरमेंट, इसको इंटरनेशनल बोल देते, तो प्रॉब्लम क्या होती कि जैसे ही हम हमारे घर का घरेलू सामान जब खरीदने जाते हैं, तो घरेलू सामान खरीदने जाते हैं तो सोचिए ना, हम लिस्ट कैसे बनाएंगे कि शक्कर 2 किलो की जगह हम 2000 ग्राम शक्कर, 2000 ग्राम आटा, अगर हम 25 किलो ले रहे हैं तो 25 में यानी 25,000 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से तो हमको वो ग्राम वाला ये कन्वीनियंट नहीं लगेगा। जब डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये इनकन्वीनियंट हो जाएगी। इनकन्वीनियंट क्यों? क्योंकि हमें उन लोगों को भी इससे रिलेट करना था जो हमारे देश के असाक्षर लोग हैं, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती। तो इसलिए इस यूनिट को इंटरनेशनली हमने मान्यता इसलिए नहीं दी, क्यों? क्योंकि ये कैसी यूनिट थी, उसके कंपैरिजन में हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करने वाली चीजों के कंपैरिजन में छोटी पड़ गई। अब छोटी पड़ गई तो हालांकि आज तक भी इसको पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। जब छोटी चीजों की बात करते हैं तो हम इजी में डील करते हैं। अब एक नया बात आ गई, सर ये मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो मैट्रिक सिस्टम का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बहुत सिंपल सा, जैसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, मीटर। अब मीटर के लिए, ठीक है, या फिर इसमें अपन बात कर लेते हैं कि जैसे अपन ने ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा जाने के लिए यहाँ पर शब्द लगाया डेकामीटर। फिर उससे थोड़ा सा और बड़ा जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर। ये कितना, मतलब ये 1 है तो ये 10 सेंटीमीटर के बराबर, और ये किसके बराबर हो गया, 100 सेंटीमीटर के बराबर। फिर इसके इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा, डेसी। अब डेसी आ जाएगा तो यहाँ पर 1/10। इसका मतलब मैट्रिक यूनिट का मीनिंग क्या होता है कि जस्ट मुझे एक बार कूदना है तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, दूसरी बार जाना है तो एक और बार 10 का मल्टीप्लिकेशन और आगे जाना है। यानी मुझे जैसे जैसे बढ़ाते जाना है तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, और जैसे जैसे अगर उस यूनिट को छोटा करना हो तो 10 से डिवाइड करते जाएंगे। तो ये यूनिट, ये एक स्पेशल बात थी किसकी, मैट्रिक सिस्टम की, ठीक है। तो इसकी ये खासियत थी कि ये मैट्रिक सिस्टम था, लेकिन प्रॉपर क्या था कि इसका साइज प्रॉपर नहीं था। तो ये था सीजीएस सिस्टम। नाउ फिर दूसरा सिस्टम निकाला गया साइंटिस्टों के द्वारा, और दैट सिस्टम इज एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम बस अपन इसलिए बोल सकते हैं कि इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उस समय पर अंग्रेजों का बोलबाला था, ठीक है, इंग्लैंड का बोलबाला था, और वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। अब सुपीरियर मानते थे तो भैया उन्होंने जबरदस्ती अपनी इस यूनिट को बोला कि इसको आप शॉर्ट लिस्टेड करो, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो एफपीएस ये यूनिट ब्रिटिश यूनिट थी। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय फुट, मास इज मेजर्ड बाय पाउंड, एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड। दिस सिस्टम इज नॉन मैट्रिक सिस्टम। अब देखिए, उन्होंने बोला लेंथ को आप किससे यूज करो, फुट से, मास को पाउंड से, और टाइम को सेकंड से, इन्होंने ये बोला। अच्छा, अब अंग्रेज जब हमारे पास आया तो हमारे ऊपर जब उन्होंने राज किया था तो अपनी यूनिट भी देके गए थे। आज भी हम जो आप होता है ना अपने घर पे केक लेके आते हो, जो तो हम अपने घर पे जो बर्थडे का केक लेके आते हैं तो वहां पर वो हमको पाउंड में ही बोलता है। अब लेकिन जैसे ही अपन वहां जाते हैं तो वो हमसे उसने हमको बोला केक दे दो, वो पूछता है कितने पाउंड का, वो ठीक है। अब उसने बोला 2 पाउंड का दे दे, तो अब 2 पाउंड। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम उससे डील नहीं करते, 2 पाउंड का, यार 2 पाउंड का केक कितना बड़ा आएगा, उसको बोलते तू दिखा दे। यही बोलते ना कि यार एक काम कर तू दिखा दे।
जैसे ही मैं देख लूंगा समझ जाऊंगा। तो 2 पाउंड का केक, अच्छा इतना बड़ा आ रहा है यार, नहीं मुझे 2 की जगह 3 का दो। बात समझ में आई? तो अब ये पाउंड एक ऐसा सिस्टम है जो पहले हमारे देश में चलता था, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स गए हमने इंटरनेशनल सिस्टम को अपनाया आज, लेकिन फिर भी आज भी कई सारी जगहों पर हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये था नॉन मैट्रिक सिस्टम। कौन सा था स्टूडेंट? नॉन मैट्रिक सिस्टम। अब इस नॉन मैट्रिक सिस्टम को समझिएगा कि नॉन मैट्रिक को सिस्टम को समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे अब हमारे ही देश में नॉन मैट्रिक सिस्टम काफी चलता था, तो सबसे पहले चलता था रत्ती, बोलते ना कि रत्ती, तो रत्ती एक छोटी छोटी मिलती थी और रत्ती से चीजों को मेजर करते थे। बोलते ना तुझे एक रत्ती भर भी मैं अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दूंगा, तो वो पहले रत्ती नापने की यूनिट हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए अब उसको समझते हैं। चलिए, ये था हमारे इंडिया में चलने वाला एक नॉन मैट्रिक सिस्टम। देखिए जिसमें क्या होता था, 8 रत्ती बराबर 1 माशा, 4 माशा मिलकर के एक तोला बनाते थे, 5 तोला एक छटाक बनता था, 4 छटाक एक पाव बनाते थे, 4 पाव मिलकर एक सेर बनाते थे, 40 सेर मिलकर एक मण बनाते थे और 100 सेर मिलकर 1 क्विंटल बनता था। तो देखिए ये वाला जो सिस्टम है ये कितना अनकन्वीनियंट है। अनकन्वीनियंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? अनकन्वीनियंट का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये हमको इतने डिफरेंट स्टेप्स में याद रखना पड़ता। जैसे याद रखना पड़ता कि 8 रत्ती बराबर 1 मासा। देखिए यहाँ पर अब 8 क्यों लिया? ठीक है, बस अपनी मर्जी से 8 ले लिया था। फिर यहाँ पर 4, फिर 5, फिर 4 छटाक बराबर 1 पाव। एक फिक्स नहीं है कि कितने के बराबर क्या नया हो रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन मैट्रिक सिस्टम, और हमारा जो एफपीएस सिस्टम है वो नॉन मैट्रिक सिस्टम ही था। जबकि मैट्रिक सिस्टम में मैंने आपको बताया कि अभी जैसे सेंटीमीटर से जस्ट 10 गए तो वो हो जाएगा डेसीमीटर, फिर उसके बाद में जैसे ही 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। मतलब केवल 10 का मल्टीप्लीकेशन, 10 का डिवाइड, हर बार आगे बढ़ने के लिए 10 का मल्टीप्लीकेशन और पीछे जाने के लिए 10 का डिवाइड। ठीक है, यानी आगे बढ़ते हैं तो 10 गुना कर देंगे और पीछे जाते हैं तो 10 गुना छोटा कर देंगे। तो ये एफपीएस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बनी कि ये था नॉन मैट्रिक सिस्टम। और नॉन मैट्रिक सिस्टम था तो इसी तरीके से हमें उटपटांग नंबर याद करना पड़ते, जो कि बहुत अनकन्वीनियंट होता, और अनकन्वीनियंट की ही वजह से इसे हमने नहीं मान्यता दे पाए। जैसे इसी में एक यूनिट थी ना 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 जूल। अब ऐसे नंबर याद रखना पड़ते हैं। अब 1 हॉर्स पावर, जो हॉर्स पावर थी वो भी ब्रिटिश यूनिट थी हॉर्स पावर, और जिसमें अब 786 जूल। कैसे 746, अब कैसे इस नंबर को याद रखा जाए? अब खैर कुछ में तो अपन याद रखेंगे, ठीक है, लेकिन हर एक चीज के लिए इतने बड़े बड़े नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए इस एफपीएस सिस्टम को हमने मान्यता नहीं दी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। अगला चीज आया हमारे पास एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, अच्छा अब ये सिस्टम किसी एक देश पर्टिकुलर यूज नहीं करता था, ये 3-4 देश आपस में मिलकर यूज करते थे। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर, मास इज मेजर्ड बाय किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड। दिस सिस्टम इज अ मैट्रिक सिस्टम। तो जैसे ये सिस्टम आया, इन्होंने बोला कि लेंथ को आप मीटर में मेजर करो, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। और जैसे ये सिस्टम आया और ये सिस्टम सभी को अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज भी प्रॉपर था, ना तो बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट थी ना तो बहुत ज्यादा छोटी थी। इसका एक प्रॉपर साइज था, और प्रॉपर साइज होने के बाद में ये सिस्टम मैट्रिक सिस्टम भी था। यानी आगे बढ़ने के लिए 10 का मल्टीप्लिकेशन, इस यूनिट को बड़ा करने के लिए 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस यूनिट को छोटा करने के लिए 10 का डिवाइड करेंगे। मैट्रिक सिस्टम भी था, प्रॉपर साइज भी था। तो इसी सिस्टम को सारे साइंटिस्टों ने मिलकर माना कि यही सबसे बेस्ट है। लेकिन इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम थी। कई सारी प्रॉब्लम कैसे थी कि इसमें पूछा कि तुम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैसे नापते, बोले नहीं इसको तो नापा ही नहीं आज तक हमने।
तो अब इसमें इसी की जो कमियां थी उस कमियों को दूर करके इसी में कुछ नए चीजों को डाल करके एक नया इंटरनेशनल यूनिट बनाया और उसका नाम रखा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, अच्छा यहां पर समझिएगा मैट्रिक और नॉन मैट्रिक सिस्टम मैंने अच्छे से समझा ही दिया। द यूनिट विच इज नेक्स्ट हायर और लोअर इज ब्रॉड बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय 10। तो मैट्रिक यूनिट में आगे बढ़ने के लिए, बड़ा बनाने के लिए सिर्फ 10 का मल्टीप्लिकेशन और उससे छोटा यूनिट बनाने के लिए 10 का डिवीजन। जबकि नॉन मैट्रिक में क्या होता है, द यूनिट विच इज नेक्स्ट हायर और लोअर यूनिट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय सम नंबर्स। 10 फिक्स नहीं था, कुछ नंबर हमको, और वो कुछ नंबर हर एक सिस्टम में अलग अलग होते चलते थे, तो ये बहुत अनकन्वीनियंट था। नाउ अब देखिए वही कौन से में 1971 में सारे साइंटिस्टों ने जो अपने मिल करके जो सिस्टम बनाया था, मतलब जो मीटिंग बनाई थी, उस मीटिंग का नाम क्या था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इसी को नाम दिया उन्होंने, इस यूनिट का मतलब इसका जो मोटो था वो क्या था, वो था सिस्टम बनाना इंटरनेशनल। तो इसका नाम रखा सिस्टम द इंटरनेशनल। अब सिस्टम द इंटरनेशनल, तो यहां पर इसका शॉर्ट वर्ड क्या यूज किया गया कि यहां से उठाया गया एस वर्ड और यहां से उठा गया आई, और इसका नाम रख दिया क्या, एस आई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या सिस्टम द इंटरनेशनल। ठीक है, जिसमें पूरी दुनिया में मान्यता दी। तो अब देखिए 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके यूनिट का नाम क्या रखा गया और उसका सिंबल क्या बनाया गया, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ को रिप्रेजेंट हम करेंगे कैपिटल एल से। ठीक है, और लेंथ को मेजर करेंगे मीटर से, और मीटर का सिंबल होगा स्मॉल एम। ध्यान से देखते जाइएगा कि जब भी हम लेंथ को मेजर करने की बात करेंगे तो लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में और लेंथ का सिंबल होगा कैपिटल एल। इसी तरीके से मास का सिंबल बनाया कैपिटल एम, यूनिट का नाम है किलोग्राम और इसको शो करने का तरीका केजी। टाइम के लिए हमने बनाया अब कैपिटल टी, ठीक है, यूनिट सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एस से। इलेक्ट्रिक करंट के लिए बनाया स्टूडेंट्स हमने, अब देखिए यहां पर ये तो 3 जो था एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो साइंटिस्टों ने 3 में जैसा बन गया है वैसा नहीं, छेड़छाड़ी नहीं करें। फिर बाद में ये देखा गया कि यार हम मतलब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल अलग, यूनिट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल अलग, तो आगे चल के ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये 3 के बाद में जो रखे गए, इनके रिप्रेजेंट करने के सिंबल और साथ ही साथ में यूनिट के सिंबल दोनों सेम रखने की कोशिश की है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट होगी, हम नापेंगे इसको एम्पियर में और इसके यूनिट का सिंबल भी होगा ए। टेम्परेचर को हम नापेंगे, मेजर करेंगे केल्विन में, केल्विन यूनिट का नाम और के इसका सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने वर्ड यूज किया मोल, इसका सिंबल बोलते हैं इसे मोल, ई लग जाता है, और इसका यूनिट का भी नाम, यूनिट का सिंबल होगा मोल। लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट कितनी चमक रही है, उसके लिए हम यूज करेंगे सीडी, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, और उसकी यूनिट का नाम है कैंडेला, सीडी। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम जनरली अलग अलग टर्म से, कभी थीटा से रिप्रेजेंट कर देते, कभी अल्फा से, कभी बीटा से, तो इसके लिए ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन इसे मेजर करेंगे हम रेडियन से, और RED से इसका सिंबल बनाया। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन से और STRED से मेजर करें। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास में कैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट के सिर्फ अभी तक हमने नाम पढ़े हैं कि अच्छा इसे ऐसे, लेकिन अब हमको अगली क्लास में क्या पढ़ना होगा कि जैसे मीटर, तो 1 मीटर कितना, 1 किलोग्राम कितना, 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पियर की, इसी तरीके से नो की डेफिनेशन अपने को पढ़ना है। ये हमारे सामने सारे सिस्टम बनाए गए,
ठीक है। अच्छा, अब साथ ही साथ में इसको एक और चीज इसमें देखते हैं हम। बोले सर कौन सी चीज? कि जो भी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने जो यूनिट बनाई है, उस यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो उसको देखते हैं। यानी एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। सबसे पहले तो सबसे मस्ट एडवांटेज क्या है कि ये मैट्रिक सिस्टम है। और मैट्रिक सिस्टम क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जस्ट मतलब उस मैट्रिक सिस्टम को बड़ा करने के लिए 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और छोटा करने के लिए 10 का डिवीजन करेंगे। अब सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या सेकेंड इसका एडवांटेज है कि ये कोहेरेंट सिस्टम है। अब कोहेरेंट सिस्टम क्या है? In this, all derived units are made by the multiplication or division by a single unit. No numbers is required to be remembered. चलिए समझिएगा इसको किस तरीके से। बोले जब भी कोई अपन डिराइव्ड यूनिट बनाएंगे तो डिराइव्ड यूनिट बनाएंगे तो हमको कोई एक अलग से नंबर याद करने की जरूरत नहीं, यानी उन सारे नंबर्स को हम सिर्फ 1 मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या किया कि मुझे वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे वर्क की यूनिट बनाना है, यानी मुझे डिफाइन करना है कि वर्क की यूनिट जो होती है ये एक डिराइव्ड यूनिट है, 1 जूल वर्क, ठीक है, 1 जूल वर्क। अब मुझे इसको, तो अब मैं इसे 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन करूंगा? तो यहां पर मैं इसका भी 1 पार्ट यूज करूंगा, यानी 1 न्यूटन, और जो इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर। अब सोचिए मैंने एक नई यूनिट बनाई, अब जिसमें सिर्फ सब दूर क्या है, सब दूर हमने 1 करके एक नई यूनिट बनाई। यानी अब इसकी डिफाइन 1 जूल वर्क हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब मैं किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और 1 न्यूटन का फोर्स लगाते लगाते उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी अगर 1 मीटर तक उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर कितना वर्क हुआ, 1 जूल वर्क हुआ। तो देखिए ना कितना एक अच्छा सिस्टम है। हमको कोई अलग से कुछ उटपटांग नंबर याद नहीं, सबको 1 करने की जरूरत थी। अब सबको 1 करने की जरूरत थी। इसी तरीके से हमने अलग अलग तरीके से यूनिट बनाते गए। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि सर 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो 1 न्यूटन, तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को कर लो 1 kg, एक्सेलरेशन को कर लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे कि सर जब मास हो 1 kg का और उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाए और वो एक्सेलरेशन कितना हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तब हम बोलेंगे कि सर जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उस बॉडी के ऊपर, दैट फोर्स इज 1 न्यूटन फोर्स। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई कि जब भी अपन कोई दुनिया में नई डिराइव्ड यूनिट ला रहे होंगे तो उस समय पर केवल उसके फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है उन सबको हम 1 कर देंगे। तो यही है इन दिस all derived units are made by the multiplication or division by single unit मतलब सिर्फ एक का। no number is are required, ठीक है, no number is required to be remember, कोई भी एक एक्स्ट्रा नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। now next rational system, 1 unit for 1 type of, ठीक है, 1 यूनिट फॉर 1 टाइप ऑफ क्वांटिटी। इसमें समझिएगा जैसे अब क्या हुआ कि हमने जब हीट एनर्जी को, अब जैसे हमारे पास में हीट एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये देखा कि जैसे ही मैंने क्या करा, पानी था मेरे, अब पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए नीचे से जो हीट एनर्जी देंगे उस हीट एनर्जी को हमने 1 कैलोरी कहा। मतलब एनर्जी की यूनिट कौन सी हो गई, 1 कैलोरी। अब उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में एक्सेलरेट करने के लिए जो हम, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी हुई। फिर उसी तरीके से हमने वर्क को कैलकुलेट किया, तो वर्क को कैलकुलेट किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहां पर जूल। तो अब सोचिए कि सर हीट भी बेसिकली एनर्जी है, वर्क भी बेसिकली एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बेसिकली एनर्जी है, सभी एनर्जी है, लेकिन सबकी यूनिट अलग अलग। किलोग्राम वहां पर कैलोरी थी, पानी को जब गर्म कर रहे थे तो कैलोरी थी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ ही साथ में जब हम वर्क कर रहे हैं तो जूल।
अब ये अलग अलग हुई तो सिस्टम तो इस एडवांटेज मतलब एसआई सिस्टम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से नहीं शो करोगे। तो फिर इन्होंने बोला कि अगर सब बेसिकली एनर्जी है तो सबकी यूनिट केवल एक ही होगी, और वो उन्होंने फिक्स किया जूल। इसका मतलब अब जब मैं पानी को गर्म करूंगा तो वहां पर भी जूल पढ़ूंगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखूंगा तो वहां पर भी जूल पढ़ूंगा, और जब वर्क को देखूंगा तो वहां पर भी जूल पढ़ूंगा। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को बोलूंगा तो वो भी वो जूल होगा, काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा तो वो भी जूल होगा। बात समझ में आई? यानी कितनी भी टाइप की अब हम अगर एनर्जी को पढ़ेंगे, अगर वो एनर्जी है तो हर बार हर जगह पर उसकी एक ही यूनिट होगी, और वो यूनिट होगी जूल। ठीक है, तो इसी को रैशनल सिस्टम बोला कि एक यूनिट के लिए मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट फिक्स है, आप और एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये 1 यूनिट फॉर 1 टाइप ऑफ क्वांटिटी। फिर फोर्थ, इजी है, प्रैक्टिकल है। इजी मतलब बहुत आसान है, सारे लोग समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट है कि हम इसे डे टू डे अपन मतलब डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेबल है, सभी को एक्सेप्ट भी होना चाहिए। हाँ, अब एप्लीकेबल फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब ऐसा नहीं होना चाहिए सारे ब्रांचेस के लिए ये होना चाहिए, जैसे एस्ट्रोनॉमी में भी काम आना चाहिए, सभी दूर इसका यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास में एडवांटेजेस। तो आज की क्लास में हमने देखा कि फिजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, और उन्हें हम इंटरनेशनल सिस्टम ने किस किस तरीके से उसको मान्यता दी, और उनके एडवांटेज क्या होना चाहिए एसआई सिस्टम के, ये हमने देखा। कल की क्लास में स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे जितनी भी अपन ने यूनिट पढ़ चुके हैं ना, 9 यूनिट, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उनके जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट की परफेक्ट डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यही करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए तो करते हैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।